हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाव एजुकेशन। आज हम बात करते हैं इफ़ेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग की। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चलिए एक सिचुएशन देख लेते हैं। मिस्टर सुबीर एक साइंस टीचर हैं। वो क्लास 6 को साइंस पढ़ा रहे हैं पिछले 3 महीने से। उन्होंने अपने लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हर पॉसिबल चीज़ की है। वो क्लासरूम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल लेकर आते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं। अब वो ये जानना चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स को कितना समझ आया और कितना नहीं। क्या वो बच्चों में साइंस के लिए इंटरेस्ट जगा पाने के लिए या फिर क्या बच्चों की मेंटल एबिलिटी को डेवलप कर पाने में सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं। आप सभी एज ए टीचर अपनी क्लास में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो आइए जानते हैं इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक यानी उसके फीचर्स क्या होने चाहिए। जौन सा भी मेथड आप अपनी क्लास में यूज़ करते हो तो उसके क्या जो है फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं पॉल्यूशन, चलो हम टॉपिक लेते हैं। इस टॉपिक के जरिए हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को सीखने का संभव प्रयास करते हैं। नंबर 1 है बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना सो दैट वो एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए। एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हम बच्चों को एक्टिव रखें। तो अगर हमने सपोज करो टॉपिक लिया है पॉल्यूशन का तो अगर हम बच्चों को पॉल्यूशन टॉपिक लेते हैं तो बच्चों को अच्छे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कराओ कि आप मॉर्निंग में स्कूल कैसे आते हैं, आपके व्हीकल का एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है। तो इससे क्या होता है, बच्चा वो टॉपिक करने के लिए, वो टॉपिक सीखने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरा है वो एक्टिविटी बच्चों के मेंटल एबिलिटी और नीड्स को फुलफिल करती है या नहीं। अब हम अगर पॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं तो प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी का लेवल अलग अलग होता है। तो उस टॉपिक को उनकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएं। प्राइमरी को आप रिसाइकिल, डिकम्पोजिशन, सस्टेनेबिलिटी ये सारे टॉपिक नहीं पढ़ा सकते हैं। सिमिलरली सीनियर क्लासेस में आप कॉजेस या फिर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन का डायग्राम बनाने के लिए नहीं दे सकते हैं। थर्ड है ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस पर एम्फेसिस करती है। आप अगर टॉपिक पॉल्यूशन को उनके पेरेंट्स के व्हीकल से रिलेट करेंगे तो बच्चे उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है पीयर लर्निंग को बढ़ावा देती हैं। आप पॉल्यूशन टॉपिक अगर चार्ट बनवाते हैं उसमें तो बहुत सारे ग्रुप बनवाते हैं तो बच्चे एक ग्रुप वाले दूसरे ग्रुप में भागते हैं, दूसरे ग्रुप वाले तीसरे ग्रुप में भागते हैं देखने के लिए कि उसका चार्ट कैसा है। तो इसके जरिए भी बच्चे पीयर लर्निंग यानी दूसरों के चार्ट से भी सीखते हैं। नेक्स्ट इज लर्निंग बाय डूइंग को भी इनकरेज करती है। अगर सीनियर क्लासेस में आपने बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया है, टॉपिक है आपका पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन के फैक्टर्स फाइंड आउट करो और अपने एरिया से और पिक्चर्स क्लिक करो। तो बच्चे क्या करते हैं, टॉपिक को जब खुद करने में जाएंगे तो फिर जो है बच्चों की ज़्यादा लर्निंग होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंटली सोचने और नॉलेज गेन करने में हेल्प करती हैं। पॉल्यूशन टॉपिक पर अगर बच्चा उसको रीजन, उसके प्रिवेंशन के लिए जब खुद सोचने बैठेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से उस पॉल्यूशन का या फिर उस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकाल पाएगा। बच्चों के क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करती हैं जो भी मेथड्स या जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आप बच्चों को पॉल्यूशन पर प्ले, पोइट्री, गेम, डांस के डिबेट के लिए कहेंगे तो बच्चा न्यू आइडियाज़ को डेमोन्स्ट्रेट भी कर पाएगा। बच्चों की लाइफ स्किल को डेवलप करती है। पॉल्यूशन टॉपिक पर ही आप बच्चों को सेव वाटर, फ्यूल, पेपर, फूड एट्सेट्रा के बारे में बताकर उनके अंदर लाइफ स्किल डेवलप कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ फ्लेक्सिबल होती है, मतलब वेराइटीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ को एक ही टॉपिक को सिखाने के लिए यूज किया जा सकता है। इट मीन्स अगर पॉल्यूशन को अगर आपने पढ़ाना है तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि एक ही एक्टिविटी हो। हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ तरीक़ों से पॉल्यूशन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके ऊपर हम ड्राइंग बनवा के, राइटिंग करके, फील्ड ट्रिप से, ग्रुप डिस्कशन से, प्रोजेक्ट से, गेम से, प्ले वे मेथड से और बहुत सारी और अदर एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम एक ही टॉपिक पॉल्यूशन को पढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये सारी एक्टिविटीज़ इनएक्सपेंसिव होती हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड। मेथड का क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से होता है। एक तो होते हैं इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, दूसरे होते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। तो इस वाले वीडियो में हम केवल इंस्ट्रक्शनल मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिसके फर्दर 3 सब डिविजन्स हैं। इंस्ट्रक्शन मेथड क्या होते हैं, ये मेथड से हम सभी लोग अवेयर हैं और ये बहुत कॉमन भी है। इस मेथड में टीचर्स ही फैक्ट्स को, कंसेप्ट्स को, थ्योरीज, प्रिंसिपल, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। कभी कभी वो डेमोन्स्ट्रेशन भी करता है पिक्चर्स, चार्ट, मॉडल, एक्सपेरिमेंट्स की मदद से। कभी कभी वो स्टूडेंट्स को
वर्बली रिस्पॉन्ड करने के लिए इंस्ट्रक्ट भी करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इन मेथड्स में टीचर ज़्यादा एक्टिव है और लर्नर पैसिव है, वो केवल हमारे डायरेक्शन पे यानी टीचर्स के डायरेक्शन पर ही काम करता है। तो हम इंस्ट्रक्शनल मेथड्स के डिफरेंट सब हेड्स को भी पढ़ते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल मेथड के 3 सब हेड्स हैं, एक है लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। तो सबसे पहले हम लेक्चर मेथड के बारे में बात करते हैं। चलो इस वाले लेक्चर मेथड को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मिसेस रेनू क्लास में लेसन आर फूड, ये टॉपिक है या फिर लेसन है, वो आर फूड को पढ़ा रही हैं और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, उनके कंपोनेंट्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब समझा रही हैं और ब्लैक बोर्ड में साथ के साथ लिख भी रही हैं। स्टूडेंट्स चुपचाप से सुन भी रहे हैं और जो मेन पॉइंट्स मैम ब्लैक बोर्ड में लिख रही हैं उनको नोट डाउन भी कर रहे हैं। लेसन एंड हो गया, उसके बाद वो स्टूडेंट से क्वेश्चन करती हैं, कुछ बच्चे आंसर देते हैं और कुछ बच्चे नहीं दे पाते हैं। मिसेस रेनू ओकेशनली रॉन्ग आंसर्स को करेक्ट भी कर रही हैं और करेक्ट आंसर देने वाले को प्रेज भी कर रही हैं। तो हम देखते हैं मिसेस रेनू ने कौन सा मेथड यूज़ किया है, उन्होंने लेक्चर मेथड का यूज किया है। तो अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं लेक्चर मेथड की। पूरे टाइम केवल टीचर लेक्चर देता है और टीचर ही इंस्ट्रक्ट करता है। टीचर ही सारी इन्फॉर्मेशन, कंसेप्ट्स, फैक्ट्स, इवेंट्स, थ्योरीज, लॉज, प्रिंसिपल्स एट्सेट्रा सब टीचर प्रोवाइड करा रहा है। कभी कभी वो ब्लैक बोर्ड यूज़ करता है, बच्चों से रिक्वेस्ट भी करता है, बच्चों से क्वेश्चन भी पूछता है। इस मेथड में स्टूडेंट्स केवल पैसिव लिसनर होते हैं, वो केवल नोट्स लिखते हैं और कभी कभी टीचर्स के पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर भी दे देते हैं। टीचर द्वारा स्टूडेंट्स की कैपेसिटी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक ही पीरियड में डिलीवर कर ली जाती है। टीचर को इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि 40 मिनट के पीरियड में बच्चों को कितनी सीखने की कैपेसिटी होती है। लेक्चर मेथड में स्टूडेंट्स लिसनिंग और मेमोराइजेशन के माध्यम से ही सीखते हैं। वो सुन रहे हैं टीचर की बात और उसको उन्होंने अपने दिमाग में मेमोराइज कर लिया है, याद कर लिया। अब कितना याद होता है, कितना याद नहीं होता है, वो बच्चे की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है और टीचर के लेक्चर के मेथड पर भी डिपेंड करता है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड, इस मेथड को हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, थ्योरी, टॉपिक्स एक्सप्लेन करने के लिए हायर क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं। आप देखते हैं सीनियर क्लासेस में, 11th-12th में या फिर ग्रेजुएशन लेवल में या फिर उससे भी और हायर क्लासेस में ही ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है। तो ये वाला जो लेक्चर मेथड है जूनियर क्लासेस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। सेकंड जो मेथड है जिसको हम इंस्ट्रक्शनल मेथड का सेकंड सब हेड बोलते हैं, वो है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड और कभी कभी लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड टीचर सेंटर्ड मेथड है क्योंकि इस मेथड में टीचर्स पिक्चर्स, चार्ट्स, मॉडल, एक्सपेरिमेंट्स, प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, मटेरियल, प्रोसेस, सब चीज़ों को टीचर ही डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं और टीचर्स के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के आंसर्स भी देते रहते हैं। चलिए इसमें एग्जाम्पल देते हैं। मिसेस शीला एक साइंस की टीचर हैं जो क्लास 5th को एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स ये वाला टॉपिक पढ़ा रही हैं। मिसेस शीला ने सोचा कि इस मेथड को वो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से पढ़ाएं, इसलिए वो क्लास को लैब ले गई या फिर लैब के जो मटेरियल हैं उनको ही क्लास में लाया भी जा सकता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल जैसे इसके लिए एक फ्लावरिंग ट्विग चाहिए, एक प्लांट चाहिए फ्लावर का जड़ के साथ, उसके अलावा एक ग्लास टम्बलर, पानी और कुछ जो अदर रिलेटेड मटेरियल्स हैं उनको भी अरेंज कर लिया है, वो भी पहले से ही। उन्होंने फ्लावर के रूट को रेड कलर वाटर में डाला और ये रेड कलर वाटर उन्होंने एक टम्बलर में रखा हुआ था। डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ वो उसके प्रोसेस को भी एक्सप्लेन भी कर रही हैं और साथ ही साथ साइड में ब्लैक बोर्ड में भी लिख रही हैं। और उन्होंने इस प्रोसेस के दौरान कुछ कीवर्ड्स जो है बना रखे हैं, उन कीवर्ड्स को ब्लैक बोर्ड में लिखा और उसके बाद एक्सपेरिमेंट का डायग्राम भी ब्लैक बोर्ड में बनाया। फिर उन्होंने स्टूडेंट से फ्लावर रूट के बारे में क्वेश्चन किया कि रूट को रेड कलर वाटर में डिप करने से
क्या कंक्लूज़न दिखने को मिला। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को क्लास में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस प्रकार डेमोन्स्ट्रेशन को क्लासरूम में सक्सेसफुल बनाने के लिए टीचर को बहुत सारे प्रोसीजर्स और स्टेप्स करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ द सडन मैं क्लासरूम में गई और मुझे अचानक से याद आया कि आज मैं चलो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज़ करती हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ प्री प्लान्ड होती है। तो सिमिलरली डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं जो टीचर्स को फॉलो करने चाहिए। नंबर 1 है प्लानिंग। आप अगर कल पढ़ाने जा रहे हो तो उसकी प्लानिंग आज या 1-2 घंटे पहले ही कर लेनी चाहिए। पहले टीचर को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो लेसन वो पढ़ा रहा है वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एप्रोप्रिएट है भी कि नहीं है। सपोज अगर आप कबीरदास जी पढ़ा रहे हैं और मुझे अचानक से ख्याल आता है कि मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ, तो वो बिल्कुल यूजलेस सी बात है, क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए पहले आप प्लानिंग करो कि आपको कौन से टॉपिक पे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। बट साइंस के लेसन एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से डिलीवर करना एक अच्छा अप्रोच है। तो उसके बाद टीचर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जितने भी उसके जो नेसेसरी टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स, उनका अरेंजमेंट भी पहले से ही करना पड़ता है। अदरवाइज़ 40 या 45 मिनट के क्लासरूम में अगर आप बच्चों को यहाँ से वहाँ भगाओगे इक्विपमेंट्स लेने के लिए, या फिर बच्चों को लाइन लगा के लैब तक ले जाओगे, तो उसमें भी आपका बहुत सारा टाइम क्या हो सकता है, वेस्ट हो सकता है। हो सके तो डेमोन्स्ट्रेशन को एक बार अपने आप अकेले में रिहर्स कर लो। कभी कभी क्या होता है, बच्चों के सामने बड़ा एम्बैरेसमेंट फील हो जाता है, आपके जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो काम ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए अपने मटेरियल्स को, इक्विपमेंट्स को अच्छे से एक बार सही है ना, क्लासरूम में बच्चों के सामने करने से पहले उसको आप खुद भी चेक कर लो। और उससे क्या होगा, आप अपना जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों के सामने फुल कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट कर सकते हो। और डेमोन्स्ट्रेशन के समय बच्चों को क्या क्या नोट्स देने हैं, कैसा डायग्राम बनाना है, उसका भी प्रिपरेशन या फिर उसके भी नोट्स आप अपने पास रख लो। नेक्स्ट प्रोसेस है इंट्रोडक्शन। प्लानिंग के बाद जो सेकंड प्रोसेस वो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन होता है। तो एक्सपेरिमेंट से पहले क्लास को एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। सीधे ही नहीं कि हमने जो है अपने सारे इक्विपमेंट्स टेबल में रख दिए तो पूरे बच्चों में क्योस हो गया, बच्चों को पता ही नहीं है, उनके हिसाब से तो मज़ा आ रहा है उनको कि आज क्लास में कुछ होने वाला है। तो इसीलिए अपने इक्विपमेंट्स वगैरह दिखाने से पहले बच्चों को एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो, सो दैट जो है लर्नर्स जो भी एक्सपेरिमेंट होने वाला है उसके लिए मेंटली भी और जो है रेडी भी हो जाएं और मोटिवेट भी हो जाएं। इंट्रोडक्शन को एक प्रॉब्लम के साथ हमेशा शुरू करनी चाहिए, सो दैट बच्चों को ये पता चलना चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के बाद टीचर ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के हमको दिखाया, या फिर बच्चे जो है खुद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को कंक्लूड करने में सक्सेसफुल रहे। नंबर 3 है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान सस्पेंस भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिजल्ट पहले ही बता देंगे कि अब मैं इसके अंदर ये प्लांट को डाल रही हूँ, इसके बाद जो है इसके रूट्स सारा का सारा रेड वाटर ऑलरेडी सक कर देंगे, तो बच्चों के अंदर सस्पेंस और क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए आप प्लांट को टम्बलर के अंदर डालिए, रेड वाटर में उसको सोक होने दीजिए और अपने आप वो प्रोसेस होने दीजिए। जब उसमें प्लांट धीरे धीरे करके रेड वाटर को सक कर लेता है और उसके सारे स्टेम्स का कलर ग्रीन के बजाय रेड होने लग जाते हैं। जब बच्चा ये खुद देखता है तो उसकी क्यूरियोसिटी हमेशा बनी रहती है और वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। और नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन को हमेशा अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ भी रिलेट करना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट्स को सेफली हैंडल करनी चाहिए और उनको प्रॉपरली अरेंज करना चाहिए ताकि एक्सपेरिमेंट के दौरान ज़्यादा आवाज़ ना हो और वो गिर के टूट टाट ना जाए। नंबर 4 है ब्लैक बोर्ड का यूसेज एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। ब्लैक बोर्ड पर ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली लिखना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का सिग्निफिकेंस भी आपको बच्चों को बताना चाहिए। बोर्ड पर रेलेवेंट पिक्चर्स भी ड्रॉ करो, कंसेप्ट मैप भी ड्रॉ करो और डेमोन्स्ट्रेशन का रिजल्ट भी लिखना चाहिए। नंबर 5 है कंसेप्ट कंपाइलेशन। टीचर स्टूडेंट को भी नोटबुक में लिखने के लिए बोले। बाय द टाइम आप राउंड लेकर खुद भी चेक कर सकते हो कि बच्चे लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। इसके अलावा एक बात और ध्यान देने योग्य है कि एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन या रिजल्ट एडवांस में बच्चों को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो क्लासरूम में बच्चों के अंदर सस्पेंस ख़त्म हो जाता है।
डेमोन्स्ट्रेशन करते वक्त अरेंजमेंट और परफॉर्मेंस में बच्चों की हेल्प लीजिए। जो थोड़े से सिंसियर बच्चे हैं उनकी हेल्प लीजिए, सो दैट बच्चे को ये फील होता है कि हम भी इस एक्टिविटी का पार्ट हैं। इसके अलावा कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। एक्सपेरिमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर को उन सभी इक्विपमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए जो वो डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान यूज़ कर रहा है। मुझे यही नहीं पता बीकर को बीकर बोलते हैं या फिर टम्बलर को टम्बलर बोलते हैं, मैंने सीधे बोलती है इस बर्तन के अंदर मैंने जो है प्लांट्स को डाल दिया है, तब बच्चे जो हैं आपके कम नॉलेज पर भी हंस सकते हैं। टीचर ये भी इंश्योर करे कि डेमोन्स्ट्रेशन सारी क्लास को परफेक्टली विजिबल हो रही है कि नहीं है, पीछे वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है या नहीं है, सारे के सारे बच्चे आगे भीड़ लगाकर तो नहीं खड़े हो गए। टीचर ये भी इंश्योर करे कि डेमोन्स्ट्रेशन सिंपल हो और वो बच्चों के मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हो। अपने डेमोन्स्ट्रेशन को हमेशा दूसरे टीचिंग एड्स के साथ भी रिलेट करो। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल बोला था तो उसमें हमने देखा था टीचर ने अपने एक्सपेरिमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन के साथ ब्लैक बोर्ड का भी यूज किया था साइड बाय साइड। बीच बीच में बच्चों से रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस भी आप पूछते रहें, सो दैट बच्चे अपने लर्निंग कैपेसिटी को डिस्प्ले कर सकें। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के यूज़फुलनेस, इसकी मतलब फ़ायदे क्या होते हैं क्लासरूम के लिए, टीचर्स के लिए, लर्नर्स के लिए। ये मेथड एकदम प्योर पैसा वसूल मेथड है भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें टीचर जिस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन करके लर्निंग कंडक्ट कराता है ना, वो इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छी है और टाइम सेविंग भी है इनफैक्ट कि जो है, क्योंकि अगर हम इसी टॉपिक को डेमोन्स्ट्रेशन को लेक्चर मेथड से कंप्लीट कराते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है और बच्चों के डाउट्स क्लियर होने में डाउटी है। इस मेथड में टीचर एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर कराता रहता है, जिससे स्टूडेंट्स के डाउट जल्दी और इजीली क्लियर हो जाते हैं। जैसे हमने एक्टिविटी में देखा, जब रूट्स थे ना वो पानी के अंदर जब डूब रहे थे, पानी के अंदर जा रहे थे और उसको रेड पानी को एब्जॉर्ब कर रहे थे, तो बच्चों ने उस सारे प्रोसेस को अपने आंखों से लाइव देखा, तो वो ये देख पाएंगे कि रूट्स कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान स्टूडेंट्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होती हैं, जैसे बच्चों को ऑब्जर्वेशन, नोट मेकिंग, क्वेश्चनिंग, ड्राइंग और इन्वॉल्विंग इन एक्सपेरिमेंट्स। डेमोन्स्ट्रेशन बच्चे को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते और उसका अटेंशन बनाए रखते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड लर्नर का इंटरेस्ट और उसकी लर्निंग को लंबे समय तक रिटेन करके रखता है। तो ये सारे फीचर्स हमने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में पढ़े हैं। इंस्ट्रक्शनल मेथड का लास्ट जो मेथड है वो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। हम सब ने स्कूल लाइफ में मैथ्स के बहुत फार्मूलाज लर्न किए थे और हम में से बहुत लोगों को तो अभी भी वो बहुत सारे फार्मूलाज लर्न भी हैं। स्कूल में टीचर्स फार्मूला किस प्रकार से पढ़ाते हैं, आइए देखते हैं। मिस्टर मनोज क्लास 6 को मैथ्स पढ़ा रहे हैं और एक दिन उन्होंने क्लास 6 में ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट पढ़ाया कि अगर ट्रायंगल्स के दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। इसके लिए उन्होंने स्टूडेंट्स को नोटबुक में 3 आइसोसेल्स ट्रायंगल्स ABC बनाने के लिए कहा, जिसमें AB इक्वल्स टू AC एक ट्रायंगल में 6 सेंटीमीटर था, दूसरे ट्रायंगल में 8 सेंटीमीटर और तीसरे ट्रायंगल में 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली रखने के लिए बोला गया। फिर स्टूडेंट्स उन तीनों ट्रायंगल्स में अपोजिट एंगल्स को मेजर करने के लिए कहा जाता है उनको, और उनके मेजरमेंट को लिखने के लिए भी कहा गया नोटबुक में। बच्चों ने देखा कि तीनों ट्रायंगल्स में जो दो साइड है वो इक्वल हैं, या तो वो 6 सेंटीमीटर की थी, या वो 8 सेंटीमीटर की थी, या वो 10 सेंटीमीटर की थी। उसके बाद उन्होंने तीनों ट्रायंगल्स में अपोजिट साइड के एंगल्स को जब कैलकुलेट किया, मेज़र किया, तो वो देखा उन्होंने कि तीनों ट्रायंगल्स में अपोजिट साइड के एंगल्स भी इक्वल आ रहे हैं। तो इसी मेथड को इंडक्टिव मेथड या फिर मेथड ऑफ इंडक्शन कहा जाता है। अब तीनों ट्रायंगल्स में बच्चों ने देखा कि जो दो साइड हैं वो ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए। ये एक सेट रूल है। इक्वल होने वाली इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक है, वो चेंज नहीं हो रही है कि मतलब एक साइड लंबा रहेगा, एक साइड छोटा रहेगा, ऐसा नहीं है। ट्रायंगल के दोनों साइड इक्वल रहने चाहिए। तो इस इन्फॉर्मेशन को हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लिमिटेड होती है, वो बहुत सारी नहीं होती है।
और फिर बच्चों ने क्या फाइंड आउट किया कि अपोजिट जो एंगल्स आते हैं वो हमेशा इक्वल आ रहे हैं, वो चाहे जितना मर्जी आए, फर्स्ट वाले में 90 डिग्री आ सकता है, सेकंड वाले में 45 डिग्री आ सकता है और सो ऑन। ठीक है, तो जो आउटकम निकल रहा है वो बहुत सारे हैं, तो जो बहुत सारे निकलते हैं उनको हम जनरल रिजल्ट बोलते हैं, क्योंकि जनरल बहुत सारे होते हैं और स्पेसिफिक एक ही होता है। तो यही इंडक्टिव मेथड है और इसके कुछ फीचर्स हम आपको बताते हैं इस प्रकार से है। इसमें स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स या फैक्ट्स को एनालाइज करके जनरल रूल्स या प्रिंसिपल्स का निर्माण होता है। इस मेथड में ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और डेटा एनालिसिस पर फोकस होता है। जैसे ऊपर वाले मेथड में बच्चों ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि जो टीचर ने उनको बताया था कि दो साइड इक्वल हैं, वो उन्होंने अपने नोटबुक में ट्रायंगल बना के देखे और उन ट्रायंगल को मेज़र करके देखा। तो इसी मेज़रमेंट के प्रोसेस को हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। फिर सेकंड जो प्रोसेस आता है एक्सपेरिमेंट, बच्चों ने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा, ट्रायंगल्स को ड्रॉ करके देखा और रिजल्ट निकाल के देखा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सुनी सुनाई बात पे यकीन किया। तो सेकंड प्रोसेस है एक्सपेरिमेंट। फिर रिजल्ट के बाद जो भी डेटा निकला उन्होंने उस डेटा को हम बोलते हैं डेटा एनालिसिस। तो इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और डेटा एनालिसिस करके बच्चों ने इस प्रोसेस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट है, ये मेथड स्टूडेंट्स को खुद एक्सप्लोर और खुद डिस्कवरी करने के लिए इनकरेज करता है। इंडक्टिव मेथड का सबसे की फीचर है स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्योंकि इसमें लर्नर को एक्टिवली सीखने के लिए इनकरेज किया जाता है और क्योंकि उनको खुद ही कंक्लूजन निकालने पड़ते हैं। और इस मेथड में टेक्निक के लिए उदाहरणों का एंड एग्जाम्पल्स का बहुत ही वास्ट यूज़ होता है और ये एक साइकोलॉजिकल विधि है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स खुद अपने दिमाग से न्यू नॉलेज का निर्माण करते हैं। तो जैसा अभी हमने आपको बताया था कि इसमें जो है ये बहुत सारे इंडक्टिव मेथड के प्रोसेस हैं। सबसे पहले बच्चा ऑब्जर्व करता है, उसके बाद वो एक पैटर्न को जो है आइडेंटिफाई करता है कि हर पैटर्न में दो साइड इक्वल होंगे। मैं अभी आपको केवल एक ट्रायंगल का एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स में हम कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद जो है उसने एग्जांपल्स को एक्सप्लोर करेगा, फिर वो ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करेगा कि कौन से वाले ट्रायंगल में कितना एंगल आ रहा है, कौन से वाले ट्रायंगल में क्या एंगल आ रहा है। फिर वो जनरलाइज करेगा कि हाँ, तीनों के तीनों में जो है एंगल्स जो हैं इक्वल आ रहे हैं, बट एंगल्स अलग अलग हैं। और उसके बाद जो है वो अपने एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसको शॉर्ट में हम जो है सबसे पहले इस प्रोसेस से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है, उसके बाद पैटर्न आइडेंटिफिकेशन होता है और उसके बाद जनरलाइजेशन होता है। इंडक्टिव मेथड को आप और एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, रवि कहता है कि वो जब भी डेयरी प्रोडक्ट्स खाता है तो उसके पेट खराब हो जाता है। अब यहाँ पर जो पेट दर्द है ना, उसका पेट दर्द हो जाता है, तो यहाँ पर जो पेट दर्द है वो स्पेसिफिक है, यानी हर बार आउटकम एक ही आ रहा है। उसको ये नहीं हो रही कि उल्टी आ रही, कभी जी मत ला रहा है, उसको एक ही चीज़ हो रही है, वो है पेट दर्द। तो जो एक ही होती है उसको हम स्पेसिफिक बोलते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट्स जनरल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट एक चीज़ नहीं खा रहा है। अगर वो दूध से बनी हुई कोई भी आइटम को कंज्यूम कर रहा है, जैसे दही है, मिल्क है, बटर, घी, कर्ड, पनीर, कुछ भी अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो उसको एक ही स्पेसिफिक यानी रिजल्ट मिल रहा है, पेट दर्द। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, जो बहुत सारे होते हैं वो जनरल होते हैं और जो एक ही होता है वो स्पेसिफिक होता है। तो रवि को पता चलता है कि उसका पेट दर्द यानी स्पेसिफिक जो फैक्ट है उसका रीजन है डेयरी प्रोडक्ट, जो कि जनरल कंक्लूजन है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। ये बॉटम अप अप्रोच है, इसमें एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के बहुत सारे चांसेस होते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड है, इसमें कंक्रीट एग्जांपल्स पे फोकस किया जाता है और एप्लीकेशन ऑफ रूल है। ये वाला जो मेथड होता है साइंटिफिक रिसर्च, टीचिंग में, मैथ्स में और लैंग्वेजेस में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ इंडक्टिव मेथड के बारे में। इन्हांस क्रिटिकल थिंकिंग, स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस से जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। डीपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक की डीप नॉलेज हो जाती है। एक्टिव लर्निंग, स्टूडेंट अपनी लर्निंग प्रोसेस में खुद इंगेज होता है सो दैट वो न्यू इन्फॉर्मेशन भी खुद ही डिस्कवर कर सके।
पर्सनलाइज लर्निंग होती है, स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट और नीड के अकॉर्डिंग खुद अपनी लर्निंग को क्रिएट कर सकते हैं। एडाप्टेबल अक्रॉस सब्जेक्ट, इंडक्टिव टीचिंग वर्सेटाइल है और सारे सब्जेक्ट जैसे मैथ, साइंस, लैंग्वेजेस, आर्ट पर अप्लाई हो सकती है। कल्टिवेट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल, जब लर्नर खुद इन्वॉल्व होकर एक्सपेरिमेंट करता है तो इससे उसकी क्यूरियोसिटी, रिसर्च स्किल डेवलप होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंडक्टिव मेथड, ये टाइम कंज्यूमिंग है ये मेथड, क्योंकि डेटा एनालिसिस करके कंक्लूजन पर आने में टाइम लग जाता है। रिक्वायर्स केयरफुल ऑब्जर्वेशन, इस मेथड में रिजल्ट तभी एक्यूरेट आएगा जब आप ऑब्जर्वेशन को बहुत बारीकी से स्टडी करोगे। पोटेंशियल फॉर बायसनेस, इस मेथड में बायसनेस की संभावना है क्योंकि रिजल्ट में वेरिएशन आ सकते हैं, सभी बच्चों के रिजल्ट कॉमन और सिमिलर नहीं होते हैं। असेसमेंट चैलेंजेस एंड रिस्क ऑफ मिसकंसेप्शन, इस मेथड को ट्रेडिशनल टेस्ट के जरिए असेस कर पाना मुश्किल होता है। क्लासरूम मैनेजमेंट चैलेंजेस, इस मेथड से क्लास नॉइजी और क्लास में क्योस हो सकता है। नेक्स्ट है डिडक्टिव मेथड के बारे में हम पढ़ते हैं। मिसेस मीना भी सेम कंसेप्ट को आइसोसेल्स ट्रायंगल्स के बारे में अपनी क्लास में पढ़ा रही हैं, बट वो ऑलरेडी स्टैब्लिश फार्मूलाज और प्रिंसिपल को यूज़ कर रही हैं सो दैट अपोजिट साइड्स के एंगल्स को निकाला जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब वो जर्नल है, मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन से एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं और वो उनकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो डिडक्टिव जो मेथड होता है उसकी यही खासियत होती है कि उसमें हम जनरल इन्फॉर्मेशन से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। नाउ की एस्पेक्ट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड स्टार्ट्स विद जनरल प्रेमिसेस। डिडक्टिव मेथड का प्रोसेस ऑलरेडी स्टैब्लिश फैक्ट्स, रूल और थ्योरीज से स्टार्ट होता है। जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल में देखा, बच्चे ऑलरेडी स्टैब्लिश फार्मूला जो मैम ने उनको दिया था उन्हीं फार्मूला से कंक्लूजन निकाल रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। मूव्स टुवर्ड स्पेसिफिक कंक्लूजन, इस मेथड में जनरल प्रीमिसेस से स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं। फाउंडेशन इन लॉजिक, डिडक्टिव मेथड लॉजिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। कॉन्ट्रास्ट विद इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरे शब्दों में डिडक्टिव मेथड इंडक्टिव मेथड का एकदम ऑपोजिट होता है। टीचर सेंटर्ड, और ये जो मेथड होता है ये टीचर सेंटर्ड ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें टीचर का इन्वॉल्वमेंट और टीचर के एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होते हैं। एक और एग्जांपल से हम इसको सीख सकते हैं, जैसे डॉग्स आर मैमल्स, व्हेन यू सी अ पर्टिकुलर डॉग यू मेक आउट इट इज़ अ मैमल। इस एग्जाम्पल में डॉग्स जर्नल हैं, जर्नल बहुत सारे होते हैं, ऑलरेडी हम आपसे कितनी बार बता चुके हैं, क्योंकि जब डॉग्स बहुत सारे हैं तो ऑब्वियसली फिर वो जर्नल इन्फॉर्मेशन है। बट मैमल जो है वो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है क्योंकि मैमल एक ही कैटेगरी है। तो जब हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं तो इसी मेथड को हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। अब हम इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड के बीच का डिफरेंस देखते हैं। इंडक्टिव मेथड में इट प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल और फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जबकि बिल्कुल डिडक्टिव मेथड उसका अपोजिट है, इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। Next, it takes care of the need and interest of the children. It is a developmental process, whereas deductive method is a method where the child is provided with information of facts, principles and theories. Inductive method में it encourages discovery and stimulates thinking. Deductive method में it establishes linkage with real life observation and knowledge already gained. तो दिस वे हम देखते हैं 3 मेथड्स टीचर टीचिंग मेथड्स के हैं, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स।